जब किसी महिला के साथ कोई परेशानी हो और वो चाहे कि अपनी बात को महिला आयोग तक पहुंचाए, वो कैसे पहुंचा सकती है? ये हेल्पलाइन जो है वो महिलाओं के लिए बहुत मददगार साबित होती है। आप अपने फैसलों के लिए जानी जाती है। कानून सिर्फ महिलाओं के लिए बनी है, इसीलिए महिला जो कह रही है वही होगा। साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। उसको कैसे महिला आयोग हैंडल करता है? कभी मेरे ऊपर कभी दबाव नहीं आया। इस देश की युवतियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? गलत कंप्लेंट भी होती है महिला की तरफ से। क्राइम आपको देखने को मिल रहा है जिसके लिए महिलाएं न्याय मांगने आ रही हैं आपके पास? महिलाओं के फोटोज़ वीडियोज़ मॉर्फ करना, वो डालना। बहुत ही घटिया व्यवस्था थी हलाला की। क्या वैसी भी शिकायत यहाँ पर कोई आयोग के पास हाल के दिनों में आया हो? इतनी केसेस भी नहीं आती थी। आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस कानून के बारे में वो ज़रूर काम करें। मुझे उन सभी बेटियों को, सभी महिलाओं को आग्रह करना है, अगर किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, चाहे कहीं भी होता है, तो वैसी महिला, वैसी युवती महिला आयोग तक किस तरीके से पहुंच सके? आज की हमारी मेहमान वो हैं जिनकी प्रेरणा देवी अहिल्याबाई जैसी ऐतिहासिक नारी शक्ति से है, जो मानती हैं कि रणभूमि से ज्यादा युद्ध भूमि में मन भूमि जीतना जरूरी है, जो मानती हैं कि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा नहीं, आंदोलन है। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर जी का। मैडम नमस्कार, आपका स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग में महिलाओं को न्याय दिलाने में ये आयोग कितना कारगर साबित होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना ही महिलाओं को न्याय देने के लिए, उनको सम्मान मिलने के लिए की गई है। और स्थापना के समय से आज तक राष्ट्रीय महिला आयोग लगातार महिलाओं के विषय में काम कर रहा है। उनको न्याय, समानता, सक्षमीकरण और सम्मान, इन सभी विषयों में वो काम कर रहा है। मुझे खुद को ये लगता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का होने की वजह से हमारी देश की ऐसी अनेक पीड़ित, शोषित महिलाएं हैं, जिन महिलाओं को न्याय देने के लिए आयोग हमेशा अग्रसर रहा है। तो स्वाभाविक रूप में आयोग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर केस आते हैं, छोटे से छोटे केस, किस तरीके से क्या क्या कुछ लेकर आती हैं महिलाएं? देखिए कि समाज है, लोग हैं, तो उत्पीड़न भी महिलाओं का होता है। तो ऐसी अनेक केसेस हमारे पास आती है। विशेषतः फैमिली मैटर्स बहुत बड़े पैमाने में हमारे पास आते हैं। पारिवारिक मामले होते हैं तो वो हाँ या ना में तुरंत उसका निर्णय नहीं होता है। उसके लिए परिवार को, दोनों को बहुत समझाना पड़ता है। उनको कहना पड़ता है कि एकत्रित रहने का कितनी ज़रूरत है आपके परिवार के लिए, आप दोनों के लिए। तो इसीलिए फैमिली मैटर्स तो बहुत बड़े पैमाने में आते हैं। पर उसके साथ साथ अन्य भी चीज़ें हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है। ऐसी भी अनेक घटनाएं होती है, वो हमारे पास आती है। इसी के साथ साथ साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, तो वो भी केसेस आती है। और अभी तो नए कुछ केसेस बहुत आने लगी है, वो है मैटरनिटी बेनिफिट लीव, जो कितनी बार महिलाओं को नहीं दी जाती है, तो अपने हक के लिए वो भी लड़ती है। तो ऐसे अनेक मामले कमीशन के सामने आते रहते हैं। मैडम आपके पास इस तरीके के भी मामले आते होंगे काफ़ी, क्योंकि समाज है, पूरे देश भर से सबके केसेस आने हैं। क्या इसमें भी प्रभावशाली लोगों के दबाव, उसको कैसे महिला आयोग हैंडल करता है? नहीं, मैंने तो अभी अनुभव किया कि कभी मेरे ऊपर कभी दबाव नहीं आया या कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस पद पे आप बैठे हैं वो पद महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए, उनको न्याय देने के लिए ये पद है। इसकी गरिमा हम सभी को संभालनी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से कोई दबाव कभी नहीं आया। जब केसेस आती है हम प्रयास करते हैं कि उसको हम अच्छे तरीके से सुलझाएं। राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से जो भी देश की महिलाओं की ये केसेस आती है, अब हमने ही शुरू किया है कि हम उनके पास जा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि कितनी बार महिलाएं कमीशन तक, दिल्ली तक नहीं आ पाती हैं। अगर वो इतनी सक्षम होती थी तो वो में भी इतनी केसेस भी नहीं आती थी।
तो ऐसे समय पे उनके साथ बात करना, उनको मिलना, उनकी जो प्रश्न है उन प्रश्नों को समझ कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमने ही शुरू किया, कमीशन ने ही शुरू किया कि हम ही उनके द्वार जाएंगे और हमने फिर जो जो पीड़ित शोषित महिलाएं हैं जिनकी कंप्लेंट्स हमारे पास है, हमने खुद ने उनके पास जाना शुरू किया। और वो जो हमारी जन सुनवाई होती है, ये जन सुनवाई खुली होती है जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार। जब इस जन सुनवाई के लिए मैं जाती हूँ तो मेरे साथ सभी ऑफिसर्स होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ पे आते हैं। तो सब मिलके एक समय पे सब बैठते हैं। तो स्वाभाविक रूप में एकत्रित होने के साथ साथ, बैठने के साथ साथ उन महिलाओं की पीड़ा को हम समझ कर लेते हैं और तुरंत उसका रास्ता भी निकाल लेते हैं। हमारा ये अनुभव है कि जब महिला आयोग आपके द्वार हम जब ये जन सुनवाई करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं को न्याय मिलता है, उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको सुलझने के लिए बहुत बड़ी मदद मिलती है। जब किसी महिला के साथ कोई परेशानी हो और वो चाहे कि अपनी बात को महिला आयोग तक पहुंचाए, वो कैसे पहुंचा सकती है? अलग अलग माध्यम से वो हमारे पास आ सकती है। वो आ सकती है, प्रत्यक्ष आ सकती है, वो हमें पत्र लिख सकती है, वो हमें मेल डाल सकती है, वो हमारे वेबसाइट पे जाते हुए अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकती है, या इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग का जो ऐप है उस ऐप पे भी वो कंप्लेन कर सकती है। पर इसी के साथ साथ हमने एक और प्रयास किया है। हमने 24/7 ऐसी हमने एक हेल्पलाइन शुरू करी है। ये हेल्पलाइन जो है वो महिलाओं के लिए बहुत मददगार साबित होती है। ये हेल्पलाइन केवल महिलाओं की समस्या सुनने के लिए नहीं है, तो तुरंत उनको जो मदद चाहिए उसके बारे में मार्गदर्शन करने वाली है। और अगर बहुत सीरियस केसेस है तो तुरंत उसको देखते हुए संबंधित जो पुलिस थाना है उनको भी हम तुरंत बताते हैं और उनको समझाते भी हैं। काउंसलिंग की भी ये हेल्पलाइन है। तो इन सभी के माध्यम से, कोई भी माध्यम से महिलाएं हमारे साथ जुड़ सकती है। आपने जो बात बताई कि इस तरह से महिला आयोग में पहुंचा जा सकता है, एक और मुद्दा बड़ा होता है। पूरे देश भर में महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं अब, क्योंकि मीडिया में, सोशल मीडिया उस तरीके से प्रभावी है। अगर किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, चाहे कहीं भी होता है, तो वैसी महिला, वैसी युवती महिला आयोग तक किस तरीके से पहुंच सकता है? जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो होता है, तो ये महिलाएं हमारे पास कमीशन में कंप्लेन कर सकती है। पर इससे भी पहले मैं आपको एक बताऊंगी कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट महिलाओं को न्याय देने के लिए और उनको सुरक्षित वातावरण अपने कार्यस्थल पर देने के लिए कटिबद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा एक्ट है। और इस एक्ट में ही एक बहुत अच्छी जगह बनाई गई है जो कि आईसी इंटरनल कमेटी के रूप में बनाई गई है। जो एक्ट के अनुसार कार्यस्थल की जो इंटरनल कमेटी है, ये इंटरनल कमेटी ही उस महिला को न्याय देने के लिए पूरी सक्षम है। ऐसी जो कोई महिला है जिनको ये साथ कोई घटना घटी है या उनकी सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, ये महिलाएं अपने कार्यक्षेत्र की जो इंटरनल कमेटी, जिसको हम आंतरिक समिति कहते हैं, उस आंतरिक समिति के पास जाकर न्याय मांग सकती है। और उस आंतरिक समिति को बहुत बड़े अधिकार दिए हैं, जैसे कि उनको न्यायिक अधिकार है। आंतरिक समिति जो निर्णय करती है, उस निर्णय को चलाने के लिए वो जो उनका जो मैनेजमेंट होता है या उस तरीके से काम करने वाली जो संस्था होती है, उन सभी के ऊपर वो निर्णय बाध्य है, कंपलसरी है। तो स्वाभाविक रूप में महिलाओं को वहीं पे न्याय मिल जाता है या उनकी सुनवाई होती है। ज़रूरत है इस कानून के बारे में ठीक से जानने की, ज़रूरत है जो भी प्रावधान कानून में रखे गए हैं उसको समझ कर लेने की। ये तो आपने कामकाजी महिलाओं के बारे में बताया। मैं देश की उन महिलाओं के बारे में भी आपसे जानना चाहता हूँ जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। वहाँ इस तरह के इंटरनल कमेटी की कहीं कोई बात नहीं होती है। ऐसी महिलाएं, ऐसी युवतियाँ कैसे महिला आयोग से सहयोग ले सकती है? जैसे मैंने पहले कहा आपको कि आईसी होती है, इंटरनल कमेटी होती है। सेम जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हैं, जो कि एक ज़िले में, प्रत्येक ज़िले में बहुत बड़ी संख्या में हैं। हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स है,
ईंट भट्टी पर काम करने वाली महिलाएं हैं, बिल्डिंग्स पर काम करने वाली महिलाएं हैं, नरेगा पे काम करने वाली महिलाएं, ये सूची बहुत लंबी बनेगी। ये ऐसी बहुत बड़ी संख्या इन महिलाओं की है। इनको न्याय देने के लिए, इनकी सुनवाई करने के लिए वैसे ही एलसी होती है, लोकल कमेटी। लोकल कमेटी जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होता है, उसने वो बनवानी होती है। और लोकल कमेटी ने सभी असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के साथ न्याय करने का काम करना होता है। बट ये बात ज़रूर है कि इसके बारे में बहुत अवेयरनेस नहीं है। ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है। अगर उन महिलाओं को लोकल कमेटी के बारे में पता ही नहीं है तो कैसे वहाँ पे न्याय मांगने के लिए जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभी एक बड़ा काम हाथ में लिया है। हमने अभी ये तय किया है कि इस पूरे साल में देश के जितने भी लोकल कमेटी है, यानी कि जितने ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम 100% डिस्ट्रिक्ट के सभी लोकल कमेटीज़ का हम ट्रेनिंग पूरा करेंगे। हम उन अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और उनको हम काम करने के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से हम उनको मदद करेंगे। और मुझे आपको ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने काम की शुरुआत करी है और अभी तक मैं कह सकती हूँ कि 125 से भी अधिक ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की जो लोकल कमेटी है उनके ट्रेनिंग हम कर चुके हैं। पर आगे चल के भी हमें अभी बहुत लंबा काम करना है, पर इस साल में हम वो काम पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है कि जब एक साल में इस कमेटी का पूरा ट्रेनिंग हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप में अवेयरनेस बढ़ेगा, महिलाओं को भी इस कमेटी के बारे में पता भी होगा और वो कंप्लेन करने के लिए विश्वास के साथ वो आगे भी आएगी। इसमें एक चीज़ और देखा गया है कि जैसे ही कोई लड़की कंप्लेन करती है, इंटरनल कमेटी में मामला जाता है, अगले कुछ दिनों के बाद उसे, उस समय तो उसके ऊपर नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाता है। नहीं, ऐसा होता ही है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। पर अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो मुझे उन सभी महिलाओं को आग्रह करना है कि आप कामकाजी महिलाएं हैं, आप पढ़ी लिखी है, आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस कानून के बारे में वो ज़रूर काम करें, तो ज़रूर वो समझ कर भी ले। एक बात तो ज़रूर है कि आप अगर ठीक तरीके से इंटरनल कमेटी के पास जाते हैं और आप अपनी सभी चीज़ें अगर उनको कहते हैं तो ज़रूर उनको न्याय मिल सकता है। तो ये प्रयास तो होने ही चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि इंटरनल कमेटी का भी काम बनता है कि वो बहुत विश्वास के साथ उस महिला को, उस बहन को वो ठीक से सुन ले। इंटरनल कमेटी के पास बड़ी पावर है, जो उन्होंने निर्णय किया है, जैसे मैंने पहले कहा कि उनके पास न्यायिक अधिकार है। उस न्यायिक अधिकारों का उपयोग करते हुए वो उस महिला के साथ न्याय देने के लिए वो प्रयास करें। पर मैं आगे चल के आपको ये भी बात कहूँगी कि हमेशा कानून जो होता है वो महिलाओं के लिए बनाया है, ये बात सही है, पर कानून जेंडर न्यूट्रल होता है। यानी कि कानून सिर्फ महिलाओं के लिए बनी है, इसीलिए महिला जो कह रही है वही होगा, ऐसा नहीं है। तो कानून जो सत्य है, जो सच है, उसके साथ रहता है। इसीलिए एक बात ये भी है कि उस महिला के साथ कोई तकलीफ़ हुई है तो उसको न्याय ज़रूर मिलेगा। पर अगर गलत कंप्लेंट भी होती है महिला की तरफ से तो उसके लिए भी कार्रवाई कानून में लिखी गई है, ताकि उस कानून का कोई दुरुपयोग न करे। पर मुझे लगता है कि जैसे जैसे इसका अवेयरनेस बढ़ जाएगा, इतना शानदार कदम हमारे देश में उठाया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जब तक अवेयरनेस नहीं होता है तब तक महिलाओं को समझ में नहीं आता है, पर जैसे जैसे इस कानून के बारे में अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, महिलाएं उसका काफ़ी अच्छा उपयोग करते हुए न्याय पाएगी। सेक्सुअल हरासमेंट का तो मामला है, सदियों से चलता आ रहा है, उसकी तरफ आयोग बहुत सारे कदम उठाया है। अभी वक्त बदल रहा है, बदलते वक्त में कुछ और नए तरीके का क्राइम आपको देखने को मिल रहा है जिसके लिए महिलाएं न्याय मांगने आ रही हैं आपके पास? अभी इन दिनों में साइबर क्राइम जो हो रहे हैं वो भी एक थोड़ा सा हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। साइबर क्राइम के माध्यम से फिनेंशियल फ्रॉड तो होते ही है, पर उसके साथ साथ चाहे डीप फेक हो या उसी के साथ साथ महिलाओं के फ़ोटोज़ वीडियोज़ मॉर्फ करना, वो डालना,
और उसी के माध्यम से महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना, ब्लैकमेल करना, ऐसे भी घटनाएं अनेक सामने आ रही है। तो अब ये एक नया तरीका महिलाओं को तकलीफ़ देने का एक नया आ गया है, पर इसके साथ भी हमें जूझना होगा, इसका रास्ता भी हमें अच्छे तरीके से निकालना पड़ेगा। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर साइबर क्राइम्स कब होते हैं, जब आपको कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या आप इस तरीके से आपका सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं कि जिसमें आप बहुत सीरियस नहीं हैं। मुझे उन सभी बेटियों को, सभी महिलाओं को आग्रह करना है कि आप अपनी गोपनीयता जो है वो अच्छे तरीके से वो संभालें। हर बार फ़ोटोज़, अनेक जानकारी जिसकी ज़रूरत नहीं वो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, पर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी समझ कर लेना चाहिए कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो कानून, साइबर एक्ट जो है वो उनको किस तरीके से संरक्षण देता है, ये भी समझ कर लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आज बहुत ज़्यादा छलावा भी हो रहा है, कितनी बार फ्रॉड भी हो रहे हैं, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हमारे लिए वरदान है। इसका पॉजिटिव उपयोग करना अगर हम सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो उसका काफ़ी अच्छा उपयोग हम कर सकते हैं। तो इसीलिए अब हम महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो इस चीज़ को समझे। जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं या तकलीफ़ होती है फ़ोटोज़ की, वीडियोज़ की, किस तरीके से वो की जाती है और उससे कैसे बचना है, वो भी वो समझ कर ले। और उसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग अपने जीवन में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से वो करे। अगर वो दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलती है तो मुझे नहीं लगता कि साइबर क्राइम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ज़रूरत है कानून को, व्यवस्थाओं को, और मैं उसके साथ ये भी कहूँगी कि एक्ट को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक चीज़ और मैम, आज के हाल के दिनों में देखा है, जैसे आपने एआई का इस्तेमाल किया, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, युवतियाँ, खासकर हमारे जो युवा वर्ग है, वो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इस तरीके के अपने फ़ोटोज़ डाल रहे हैं। उसके बाद क्या कोई कंप्लेन आ रही है, अपने न्याय मांग रही हैं, और वहाँ पर फिर आप लोगों का स्टैंड क्या रहता है महिला आयोग का? ऐसे अगर कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आती है तो हमें बहुत त्वरित उस विषय पे काम करना होता है। हमें तुरंत पुलिस के साथ संपर्क करना होता है। जिस क्षेत्र में ये घटना घटी है वहाँ पे पुलिस को बताना होता है कि तुरंत उस महिला के बारे में संवेदनशील रहते हुए वो तुरंत कदम उठाए, उसकी मदद करे। और ये बिल्कुल होता है कि जब कमीशन कहता है तो ऐसी घटनाओं के बारे में पुलिस भी बहुत संवेदनशील होती है, तुरंत प्रयास भी करती है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनके वीडियोज़, फ़ोटोज़ वो निकाल दे और उस महिला को राहत दे। तो इस विषय में काफ़ी काम हम करते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो सोशल मीडिया पे लड़कियां जिस तरीके से या लड़के जिस तरीके से वो फ़ोटोज़ अपने कपड़ों को लेकर डालते हैं, उनको लेकर उसके बाद फिर वो परेशानी में फंस जाते हैं। ऐसी परेशानी के बाद फिर वो न्याय मांगने आती हैं, तो क्या महिला आयोग वहाँ पर न्याय दिला पाने की स्थिति में रहता है, या फिर महिला आयोग ये कहेगा पहला कि भैया पहले अपने कपड़े ठीक करो, या फिर आपको उस तरीके से फ़ोटो नहीं डालने चाहिए? देखिए, सबसे पहले बात तो एक है कि अगर कोई क्राइम होता है तो वो क्राइम ही है, तो उनकी तो सबसे पहले मदद करनी ही होती है। कारणों की मीमांसा हम बाद में करेंगे। पहले उस महिला को उसकी कम से कम हानि हो जाए, उसको तुरंत मदद करने की ज़रूरत है, वो मदद पहले ज़रूर करनी चाहिए। बाद में बाकी चीज़ों के लिए सोचा जा सकता है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने कैसे रहना है, क्या करना है, ये आपका खुद का अधिकार है, उसमें अन्य लोगों ने बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के साथ मिलजुल के हम कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में हमने ज़रूर सोचना चाहिए। पर दूसरी बात भी मैं आपको कहती हूँ कि इस तरीके से उसका रहना ठीक नहीं था, कपड़ा ठीक नहीं था, इस तरीके से बात करते हुए अगर कोई गलत काम करता है तो उसको कभी बख्शा नहीं जा सकता है। ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। पर उसके बावजूद भी, जैसे मैंने कहा कि हम समाज में रहते हैं, तो समाज को, सोसाइटी का क्या मन है, हम किस तरीके से ठीक रह सकते हैं, अपने कॉन्शियस के साथ हमने अच्छी रहने की बहुत ज़रूरत है।
आजकल एक नया चलन चला है समाज में, शादी से पहले लिव इन करके देखते हैं, उसके बाद चीज़ें चलती हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आगे कोई बात नहीं बनेगी। तो ये इस तरह के जो मामले हैं समाज में, समाज जो बदल रहा है, ऐसे में महिला आयोग के पास किस तरीके से उसको महिला आयोग इस तरह के केसेस को हैंडल करती हैं और इनके पास कानूनी क्या अधिकार है? ऐसे केसेस तो बहुत ज़्यादा आती है। विशेषतः हम ये कहेंगे कि पहले तो रिलेशनशिप में थे और बाद में लड़की का विश्वासघात हुआ और इसीलिए वो पुलिस के पास तुरंत आती है, कमीशन के पास भी आती है। मुझे 2-3 चीज़ें ज़रूर कहनी है कि हमें दोनों ने भी, लड़का और लड़की ने, इस विषय में बहुत ठीक से कानून के साथ चलने की, सजग रहने की बहुत ज़रूरत है। मैं लड़कों को भी कहूँगी कि इस तरीके से लड़कियों का कोई नाजायज़ फ़ायदा वो ना उठाए, और मैं लड़कियों को भी कहूँगी कि हम सोच समझ के चलें। जब हमारी उम्र अभ्यास करने की है तब हम अभ्यास करें। अगर इस तरीके से विवादित चीज़ों में हम न जाए, पर उसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि ये पारिवारिक जिम्मेदारी भी है कि अपने जो बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की हो, उनकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि पहले से ही हम उनको कहें कि एक दूसरे का सम्मान करते चले, लड़कियों का सम्मान करें, उनको एक भोग की वस्तु न समझे। इस तरीके से घर में परवरिश ज़रूर होने की ज़रूरत है। आज अगर हम देखते हैं तो हम सब लोग बहुत व्यस्त हैं, मैक्सिमम लोग नौकरी करते हैं, काम करने की ज़रूरत होती है, घर पे उतना समय नहीं दे पाते हैं, पर इसके बावजूद भी अपने घर को संभालने के लिए, अपने बच्चों को देखने के लिए, उनके परवरिश में ध्यान देने के लिए और विशेष रूप से महिलाओं का सम्मान किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में बताने के लिए हमने ज़रूर समय भी निकालना चाहिए, ध्यान भी देना चाहिए। इस तरह के मामले में जिसमें कि शादी से पहले लिव इन का ये मामला है, इसमें प्री मैरिटल काउंसलिंग की भी आप लोगों के यहाँ पर कोई व्यवस्था है? इसके बारे में अगर उन लोगों को कुछ बताना चाहें जो इस तरह की चीज़ों में जा रहे हैं। जी, जब शादी के बाद उन दोनों में कुछ झगड़ा होता है या उनकी पट्टी नहीं है, तो उनको समझाने के लिए, रास्ता निकालने के लिए हमारे पास अनेक व्यवस्था है। सबसे पहले व्यवस्था तो हमारी फैमिली है, और उसके बाद पुलिस है, उसके साथ साथ सभी स्टेट के विमेन कमीशन से, फिर हम भी है, राष्ट्रीय महिला आयोग भी है, और उससे भी नहीं अगर होता है तो उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि फैमिली कोर्ट्स भी उनकी मदद करती है। तो पोस्ट मैरिटल अगर रिलेशनशिप कुछ बिगड़ती है तो व्यवस्था हमारे पास है उसको दुरुस्त करने के लिए, पर इस हद तक हम आए ही ना, ये स्थिति ही ना आए, इसको रोकने के लिए भी हमें बहुत कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है। इस बारे में कमीशन ने बहुत सोचा है और कमीशन ने ये तय किया है कि प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स हम शुरू करेंगे, जिसका आम लोगों की भाषा में नाम है तेरे मेरे सपने। ये जो प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर है, ये सब पूरा पॉजिटिव नोट पर जाने वाला ऐसा ये इनिशिएटिव है। उन दोनों की शादी होने वाली है, वो शादी के लिए सोच रहे हैं और वो शादी पॉजिटिव वे में ही चलनी चाहिए। देखिए, शादी करना नहीं करना ये आपका विचार है, पर एक बार शादी करना है ये तय हुआ तो वो शादी बहुत ही खुश रहने के लिए होनी चाहिए, आनंदी रहने के लिए होनी चाहिए। पर आज हम ये भी देख रहे हैं कि हम अनेक चीज़ों की बात करते हैं, अच्छी जगह हो, अच्छा खाना पीना हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छी मेहंदी, अच्छा संगीत, सब कुछ हो, सोचना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है, पर उसी के साथ साथ बहुत अच्छा हमने सोचा है कि उन दोनों का आगे चलने वाला जो रास्ता है, लंबा सफ़र है, साथ चलने का जो उनका रास्ता है वो भी प्रशस्त हो। इसके लिए हम कितनी मेहनत करते, उनके साथ कितनी बात करते, तो ध्यान में आता है कि उतनी बात नहीं होती है। इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये सोचा है कि हम प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर शुरू करेंगे, और मुझे आज ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि लगभग 60 प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर्स देश भर में शुरू हो गए हैं। लगभग 15 स्टेट में ये शुरू हो गए हैं, और धीरे धीरे ये विषय अब आगे चल पड़ा है। मतलब तेरे मेरे सपने होंगे सच, अब पंडित जी के साथ साथ महिला आयोग भी उसमें
बिल्कुल बिल्कुल। भूमिका निभाएगा। जी जी। शादी के बंधन में पंडित की जितनी भूमिका है उतनी ही भूमिका महिला आयोग की भी अब होने वाली है। हाँ, आप जब उस सेंटर में आते हैं और वहाँ पे शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है, इसको अगर आप अच्छे तरीके से समझ कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बाद में बहुत कोई विवाद होने की स्थिति आएगी। अगर पहले बात होती है, जो जीवन में बदलाव है उसी को हम अपना लेते हैं, हम अपने जीवन को हम सीख लेते हैं, समझ कर लेते हैं, तो फिर ये विषय बहुत कम होंगे। मुझे लगता है कि कितनी बार पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, ये जिम्मेदारियां वो दोनों मिलके कैसे पूरा कर सकते हैं, आर्थिक विषय है उसको वो दोनों मिलके कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में ऐसे अनेक विषय हैं जिसके बारे में कुछ बात होती है थोड़ी बहुत, तो भी वो अच्छा चलने के लिए आपको दिशा दर्शक वो हो सकती है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगी कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। आप देखिए, अगर हम एक मोबाइल फ़ोन लेने के लिए जाते हैं तो हम 10 बार चेक करते हैं कि उस मोबाइल फ़ोन के वैशिष्ट्य क्या है, वो क्यों इतना अच्छा है। किसान जब खेती करने के लिए आगे आता है तो सबसे पहले वो अपनी खेती के लिए ज़मीन तैयार करता है, उसके बाद पानी की व्यवस्था करता है, उसके बाद बीज बोता है और उस बीज की वो बहुत चिंता करता है कि वो बीज अच्छे तरीके से पनप उठे और वो अच्छे तरीके से खिलकर बाहर आए और उसके बाद अच्छी फसल हमें मिलती है। अगर ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, हम वहाँ तक अगर इतना सोचते हैं, ये तो ज़िंदगी में चलने वाला लंबा रास्ता है। तो ये लंबे रास्ते चलने के लिए पहले बात होनी है एक दूसरे को समझ कर लेना, एक दूसरे के विचारों को समझ कर लेना और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना। इसमें अगर हम ध्यान देते हैं और सोचते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे यहाँ शादियाँ होती है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगी। शादी तो वैसे अगर देखा जाए तो प्यार, त्याग, समर्पण और सबसे बड़ी बात विश्वास और एक दूसरे के प्रति अपार आदर के साथ वो चलने वाली बात है। इन विषयों पर हम बात कब करेंगे? ये सभी बात तेरे मेरे सपने के प्लेटफॉर्म पे होती है, जिसकी वजह से हमारी जो यंग जनरेशन है अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाए और खुशहाल शादी में, आनंदी शादी में वो खुश रहे। ऐसा कोई केस अगर आप आज इस प्लेटफॉर्म पे जिक्र करना चाहें कि सामने से लड़का और लड़की दोनों आया, उसको समझाया गया, दोनों को समझ में बात आ गई कि तेरे मेरे सपने यहाँ सच हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं वाले कोई केस अगर आपने, और उसके बाद दोनों ने वहाँ से अलग होने का फैसला किया कि नहीं हमारी ज़िंदगी तो आगे कुछ और रास्ता दी। देखिए, यहाँ पे ना समझाना नहीं जाता, ये कोई काउंसलिंग सेंटर नहीं है, ये तो संवाद केंद्र है, कम्युनिकेशन है। यहाँ पे सिर्फ विषयों को शुरू किया जाता है, चर्चा तो उन दोनों ने करनी है, निर्णय तो उन दोनों ने करना है। पर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगी। हमारे एक सेंटर में शादी तय नहीं हुई थी पर वो सोच रहे थे दोनों, और वो वहाँ पे आए थे। तब लड़की को ये लग रहा था कि लड़के ने तो बोला नहीं कि उसको विदेश जाना है और बाहर उसको रहना है, ये उसने बोला तो नहीं था। और दूसरी बात, लड़के को नहीं जाना था विदेश, वो अपने माँ पिता की इकलौती संतान थी, तो उसको ये लग रहा था कि मैं क्यों जाऊँ। और तीसरी बात उनको ये भी लग रही थी कि मैं जो पढ़ी हूँ उसका उपयोग शायद विदेश में नहीं होगा, तो मैं तो घर बैठ जाऊँगी, हाउसवाइफ बन जाऊँगी, मुझे वो नहीं होना है। तो उसने फिर कहा कि इस विषय में हम कैसे आगे जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ये बात शुरू करने की बात है, बात उन दोनों ने ही करनी है, यहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं है, कोई उनको उपदेश नहीं है, सिर्फ दिशा बतानी है। तो उन दोनों ने बात करी, तब ये ध्यान में आया कि लड़के ने ये कहा कि हाँ, मैंने ये बात कहनी चाहिए थी आपको कि मुझे विदेश जाने की इच्छा है, पर इतना समय नहीं मिला कि हम दोनों ने बात करने के लिए अच्छा समय मिला है, तो इसीलिए वो बात रह गई। दूसरी बात, मुझे ये पता है कि आप अपने माँ पिता की इकलौती संतान हैं, तो मुझे ये भी पता है कि आपके ऊपर उनकी जिम्मेदारी है, और अगर आगे चल के हम दोनों साथ रहते हैं तो मैं भी उसमें एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाऊँगा, मैं उसको कभी नहीं टालूँगा, मैं भी आपके साथ, आपकी माँ और पिता की मैं भी चिंता करूँगा। उसने तीसरी बात उसको ये बोली कि आपको लगता है कि आपके एजुकेशन का वहाँ पे उपयोग नहीं है, पर उसका उपयोग वहाँ पे ज़रूर हो सकता है, आपको नौकरी मिल सकती है और आपको नौकरी मिलने के लिए मैं भी प्रयास करूँगा। और उसने चौथी बात ये कही कि मैं आपकी चिंता को समझता हूँ, आप इकलौते संतान हैं, तो हम कुछ सालों के बाद अगर हम एकत्रित हो जाते हैं, हमारी शादी तय होती है, तो हम वापस आ जाएंगे।
आज आपके माँ और पिता अच्छे हैं, वो खुद भी नौकरी कर रहे हैं। 7-8 साल के बाद अगर हम वापस आते हैं तब उनको हमारी ज़रूरत हो सकती है, पर आज वो तो अपना अपना कर रहे हैं। तब तक हम एक बहुत बड़ा एक ग्लोबली एक अनुभव लेकर हम वापस आ सकते हैं। जब उन दोनों की ये इस तरीके से चर्चा हुई, लड़की भी सेटिस्फाई हुई और बाद में उनकी फिर शादी तय हो गई। पर मैंने जैसे कहा कि ये कोई उपदेश का सेंटर नहीं है, बच्चा ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं है। तो विषयों को समझते हुए उन दोनों की, उन विषयों को लेकर उन दोनों की बातचीत को आगे बढ़ाने का ये मंच है। बातचीत वो दोनों करेंगे, चीज़ें वो दोनों ही तय करेंगे। अच्छा, आपने ये तो बहुत ही अच्छी पहल है और इसके माध्यम से बहुत कुछ तय हो सकता है कि युवा आपस में अगर शादी करना चाह रहे हैं, लड़के और लड़की, तो उनको एक आगे का रास्ता दिख जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या आपको इस वजह से आयोग के पास अनुभव इस तरीके के है कि आयोग की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बस्तियों में बच्चों को पढ़ाने से शुरू किया हुआ काम अब पूरे देश के लोगों की नब्ज समझ रही हैं? आपने मुझे मेरी बहुत अच्छी याद दे दी। शुरुआत काल में जब मैं मेरे कॉलेज के दिन के बाद मैं ज़रूर मेरे ही क्षेत्र में, मेरे ही वार्ड में वहाँ पे बच्चों के संस्कार केंद्र, उस समय पे तो वही बात होती थी। तो वहाँ पे मैं मेरे मन से ही उन बच्चों के साथ खेलने के लिए, मैं सिखाने के लिए, मैं नहीं कहूँगी मेरी इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि बच्चे ही हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, पर उनके साथ मैंने समय बिताया। मैंने उनको जो मेरे से हो सकता था वो मैंने उनको बताया, सिखाया, और मुझे उसमें इतनी खुशी लगी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और आप उनको आज जो कहते हैं ना, वो ज़िंदगी भर मन में रखते हुए, उसको पालते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा काम मैंने वो किया है, तो मेरी बहुत सुंदर सी और प्यारी सी यादें वो है, और उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर हाँ, मैं ये कहूँगी कि मैं भी इसके बीच उस चीज़ में ज़रूर हो सकते हैं कि आज भी मुझे वो करने के लिए मन होता है। अच्छा, जब आप पूरे देश भर की महिलाओं के बारे में जब इस तरह से सोचती हैं, उनके बारे में आप फैसले ले रही हैं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करती हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीति में परिवारवाद से आई हुई कुछ ऐसी महिलाएं भी दिखती हैं जिन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। तकलीफ होती है? अब तो ऐसी बात है कि अब तो राजनीति से हम बहुत कोई अभी वहाँ पे नहीं है, तो उस विषय पे बात करना बहुत कोई सही नहीं होगा। पर मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगी कि जो जो योग्य है उनको सभी को अपनी जगह ज़रूर मिलनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगी कि उन सभी महिलाओं ने ये भी प्रयास करने चाहिए कि जब तक वो जो उनका मन है समाज सेवा का काम करने का, तब तक वो दिल से उसके साथ जुड़ी रहे। क्या मिलता है क्या नहीं मिलता ये बात अलग है, पर अगर आपको जनता की सेवा में आपको खुशी मिलती है तो आप कहीं भी कोई भी पद पे रहते हुए आप वो काम कर सकते हैं। उस काम का हमने आनंद हमेशा के लिए लेना चाहिए। आप देवी अहिल्याबाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रेरणा का स्रोत मानती हैं। दोनों के बीच क्या समानता है? दोनों के बीच बहुत बहुत समानता है। देखिए, अहिल्याबाई जी एक त्याग मूर्ति थी। अहिल्याबाई बहुत धैर्यवान थी। अहिल्याबाई को पुण्य श्लोक कहा जाता है। उन्होंने अपने जो हमारी उनकी प्रजा है उस प्रजा के लिए उन्होंने अनेक अनेक काम किए। उन्होंने ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार किया, उन्होंने रास्ते बंधवाए, उन्होंने पानी के कुएँ खोदे, उन्होंने ऐसे अनेक अनेक घाट बनवाए, ऐसे अनेक अनेक काम किए। व्यक्तिगत जीवन में बहुत संकट उनके ऊपर आए हैं। ऐसा समय आया था कि जीना मुश्किल हो जाता, इतने संकट उनके ऊपर आ गए, पर अपने प्रजा के लिए वो जीवित रही। वो त्याग मूर्ति थी। आज हम देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी भी एक तरीके से, उनका खुद का अपना कुछ नहीं है, खुद के लिए वो जीते ही नहीं है, वो तो सभी समाज के लिए एक बस सेवा करना है इसी भाव से काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप इससे पहले महाराष्ट्र में भी महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। आप अपने फैसलों के लिए जानी जाती हैं
वहाँ के कुछ ऐसे फैसले जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहें, क्योंकि हर कोई आधी आबादी की उम्मीद की किरण है आप। ऐसे फैसले सुनकर उनके मन में हौसला बढ़ता है कि आयोग के पास जाने से न्याय मिलेगा। तो ऐसे कोई फैसले जो महाराष्ट्र से आप। हम जब भी कमीशन में या कोई भी प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं तो हम हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके सम्मान के लिए हमें काम करना है और उस विषय के लिए हम कटिबद्ध हैं। महाराष्ट्र में भी कमीशन में जब मैं काम कर रही थी तो ऐसे कुछ घटनाएं सामने आई थी कि कहीं कोई नेता ने कुछ बोला है तो उसके ऊपर हमें एक्शन लेनी पड़ी है, या उसी के साथ साथ बॉलीवुड है मुंबई में, तो कभी वहाँ पे कुछ घटना घटी है तो हमें कोई बहुत ही पॉपुलर स्टार को हमें समन निकालना पड़ा है। ऐसी अनेक घटनाएं तब हुई। पर मैं एक ही बात कहती हूँ कि जहाँ पे आपको महिलाओं के कल्याण की कमिटमेंट, आपकी कमिटमेंट उसी के साथ है तो आप काम कर लेते हैं। हमने काम किया और हम जो सत्य है उसके साथ भी रहे और काफ़ी अच्छे तरीके से हम काम कर पाए। पर मैं एक घटना ज़रूर बताऊंगी कि बदलता हुआ समाज हमारा कैसा है। तो ज़रूर एक बात कहूँगी कि मेरे पास एक बहुत एजेड ऐसी एक अज्जी आई थी। उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी, उनकी चिंता में वो आई थी। लड़की बहुत होशियार थी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल थी, अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है और वो 7 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। और उसके आजी ने तो ये कहा कि इसके माँ पिता नहीं है, मैंने उसको बड़ा किया है और अभी ये सबको पता चलेगा तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी, तो मैं ही खुद आत्महत्या कर लेती हूँ। तो ये ऐसे समय चल रहा था। वैसे बच्चे भी बहुत बड़ी नहीं थे, तो दोनों को संभालना एक बहुत कठिन बात हो गई थी। तो उससे हमने रास्ता निकाला। उनको हमने कहा कि उसकी चिंता हम करेंगे। बाद में उसको बहुत ही अच्छा एक बच्चा भी हो गया, जो सेफ जगह पे वो बच्चा चला गया। कितनी बार ये भी होता है कि माँ की ममता होती है, बाद में तो वो लड़की को ये भी लगा कि अब ये बच्चा मैंने दूंगी। हमने उनको कहा था कि बहुत अच्छी जगह पे वो रहेगा, आप चिंता मत करो, पर उसको तो लगा कि नहीं, ये तो जो भी कुछ हो मैं इसको संभालूंगी। ऐसे समय पे उस ममता को बहुत संवेदनाओं के साथ देखना, उसी के साथ साथ उसका भविष्य भी हमें देखना था, उसको भी संवरना था, वो भी करना, ये हमारे लिए एक बहुत मैं सिर्फ चैलेंजिंग नहीं कहूँगी, पर बहुत दिल को छूने वाली, बहुत दिल से मन को बहुत टच करने वाली ऐसी चीज़ थी। उससे हमने रास्ता निकाला। अभी मुझे कुछ दिन पहले उनके यहाँ का बुलावा आया था कि उस लड़की की बहुत अच्छी जगह पे शादी भी हो गई और सब कुछ जो भी कुछ था वो सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है। तो जब आप इस तरीके से परिवार को संभालते हैं, इस तरीके से आप कहीं संकट में फंसी हुई महिलाओं की मदद कर पाते हैं, मैं मदद भी नहीं कहूँगी, बस उनके साथ आप थोड़ा खड़े रहिए तो रास्ता निकल जाता है। तो जब ये कुछ हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हम कुछ कर पाए हैं। बॉलीवुड में अक्सर ये देखा गया है कि महिलाओं के साथ बहुत सारी शिकायतें रही हैं। ऐसी शिकायतों में चाहे बड़े से बड़े सेलिब्रिटी का भी नाम आता है, तो वैसी स्थिति में आयोग को पीछे हो चला जाता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सामने कौन है इसके लिए आपने सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये सोचने की ज़रूरत है कि सत्य क्या है। अगर आप कमीशन में महिलाओं को न्याय देने के लिए आप यहाँ पे आए हैं तो आपने सत्य के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। आप जब सत्य का साथ पकड़ते हैं तो फिर जो सही है उसी के साथ आप अपने आप चलते हैं, तो किसी का कोई टेंशन या बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो आपकी इच्छा, एक बॉलीवुड में खान के ऊपर भी शिकायत आई थी, वो अगर चर्चा करना चाहें आप। हाँ, उस समय पे आया था। हमने
उनकी सुनवाई भी करी थी और उससे हमने फैसला भी किया था। तो ये कमीशन के सामने तो ये आते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है वो आया था, हमने उसकी सुनवाई भी करी थी। पर मैं ये भी कहूँगी कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आम महिलाओं की जो ज़िंदगी है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम उसके ऊपर भी फोकस करें, हम उनको भी मदद करने की बहुत ज़्यादा प्रयास करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब बात बॉलीवुड की कर रहे हैं हम लोग, तो मुझे ये पता है कि आप भी बहुत अच्छा गाती हैं। किस तरीके के संगीत में आपकी रुचि है? नहीं, अभी तो मेरा कोई अभी गाना कुछ अभी नहीं होता है, पर कभी मैं अच्छा गाती थी और मुझे बहुत गाने में रुचि भी थी। अगर मैं यहाँ पे नहीं आती थी तो मैं गाने में मेरा करियर करने का मैं सोच सकती थी। यहाँ तक तो मैं तब गाती थी, पर अभी बहुत ज़्यादा जीवन में बदलाव है, बहुत अलग तरीके से काम मेरे पास है, तो बहुत ज़्यादा कोई गाना वाना नहीं होता है। बट आपका कान अच्छा तैयार होना चाहिए, आपको अच्छा गाना, अच्छी चीज़ें सुनने की आदत होनी चाहिए और आपको सुनना आना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात होती है आपके जीवन को बिताने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सकारात्मक सोच के लिए भी और काम में बदलाव करने के लिए भी। तो वो आनंद तो मैं संगीत का बहुत अच्छे तरीके से लेती हूँ और उसमें बहुत मैं खुश भी रहती हूँ। किस तरीके के वो बोल हैं, अगर आप गुनगुनाना चाहें? अब मुझे लगता है कि अब बहुत हम बदल चुके हैं। अभी बारिश चल रही है जी। और स्वाभाविक रूप में मल्हार राग गाया जाता है। मैं प्रयास करूंगी, पर मुझे अभी मेरी आदत छूट गई है। सामरे प मपनी धनी सा रे नी सा धनी प म प ग ग म रे सा सामरे प। तो आधी आबादी को ये भी जानना चाहिए कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बहुत अच्छा गाती भी हैं इनके, और अगर संगीत में इनकी अच्छी खासी रुचि है। मैं आपसे कुछ और सवाल हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आजकल जिस तरीके से राजनीतिक भागीदारी में प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि 1 लाख युवाओं से हमें उम्मीद है कि जिनका किसी पारिवारिक बैकग्राउंड पॉलिटिक्स में ना हो वो पार्टिसिपेट करें, और ऐसे में कई बार कई सारी समस्याएं भी आती हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग उसमें किस तरीके से भूमिका निभा रहा है कि महिलाएं जो हैं वो राजनीति में भी पार्टिसिपेट करें? अभी आप देखिए ना, 73rd 74th अमेंडमेंट आ गया और हमारी जो 3 टायर सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आ गई, क्योंकि उनको तब 33% आरक्षण मिला और उन्होंने बहुत शानदार काम किया। बाद में तो ये रिजर्वेशन 50% तक चला गया और आज मैं आपको कहूँगी कि ऐसे अनेक अनेक जगह है, अनेक अनेक स्टेट्स है जहाँ पे महिलाएं अभी फिर सभागार में 50% नहीं है, वो 53%, 55%, कहीं तो 57% तक चली गई है। इतने अच्छे तरीके से महिलाएं आगे बढ़ी हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है कि उनको बहुत अच्छे अवसर हमारे देश में राजनीति में, समाज नीति में काम करने के लिए मिल रहे हैं। पर मुझे तो बहुत खुशी इस बात की भी है कि अभी हमारे यहाँ पिछले ही साल महिलाओं के लिए शक्तिवंदन कानून आ गया, जिस कानून के माध्यम से लोकसभा हो या विधानसभा हो वहाँ पे महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है कि सर्वोच्च सभागार में महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है, वो वहाँ पे जा रही है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचारों को साझा कर रही है, प्रयास कर रही है। इस चित्र को हम देखने के लिए बहुत आतुर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये जो पहल करी है ये बहुत शानदार है,
महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली है। मैं तो ये कहूँगी कि सिर्फ महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली नहीं है, तो उसी के साथ साथ महिलाओं के नेतृत्व में देश का विकास करने के लिए ये रास्ता प्रशस्त करने वाली ऐसी ये पहल है। हम उसको सोच रहे हैं, जब अभी जो बातें आ रही है कि मे बी 2029 में ये रिजर्वेशन लागू होगा, तो स्वाभाविक रूप में महिला आयोग की भूमिका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, हर जगह पे महिलाओं के तरक्की के लिए प्रयास करना, उस तरीके तक जाने के लिए उनको ट्रेन करना, ये भी तो हमारा काम है और हम बहुत अच्छे तरीके से उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे आपको ये कहते हुए इतना अच्छा लग रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक पहल करी है, जो हमारी ज़मीनी स्तर की जो जनप्रतिनिधि है 3 टायर सिस्टम की, यानी कि वो सरपंच है, पंच है, वो प्रधान है, वो जिला परिषद की मेंबर है, वो पार्षद है, इन सभी महिलाओं के लिए हमारा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है जिसका नाम है शी इज़ अ चेंज मेकर। वो अपने गांव को बदलने वाली, सकारात्मक दृष्टि से आगे लेकर जाने वाली ऐसी हमारी जनप्रतिनिधि है। अगर हम उनको ट्रेन करते हैं, उनको आज के समय पे चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे नए नए योजनाओं की जानकारी हो और उसके क्रियान्वयन की जानकारी हो, और उसी के साथ साथ लोगों के प्रश्नों को समझते हुए अपने सभागार में उन प्रश्नों को रखना हो, या अपने कानून को समझते हुए अपने गांव में लोगों को एक साथ मिलवाना हो, जो कुप्रथा है उसको रोकने के लिए प्रयास करें, जैसे बाल विवाह है, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसके वो रोकने के लिए वो प्रयास करें। ऐसे अनेक विषयों पर हम उन सभी महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं। तो शी इज़ अ चेंज मेकर ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, सही मायने में वो अपने गांव को बदलने वाली, आगे लेकर चलने वाली ऐसी हमारी जनप्रतिनिधि है, जिसको तैयार करने के लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से इस देश की सत्ता को संभाला है, उसके बाद से आयोग के कामकाज और आयोग की शक्तियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि आप देखिए कि एक तो हमारे काम का दायरा को बहुत बढ़ गया, इतने नए कानून आए जिसका लेकर हमें आगे भी काम करना है। आप देखिए कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद देश की हमारी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, जिनके सर पर ट्रिपल तलाक की तलवार लटकती थी, आज उसको ख़त्म करने का काम हमारे ट्रिपल तलाक के कानून ने किया है। आज जो मुस्लिम महिलाएं बहुत तंग आती थी, तकलीफ़ में आती थी, अचानक सा उनको ट्रिपल तलाक दिया जाता था, आज वो रोकने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा कानून है। तो इस विषय पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। वैसे ही सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून है उसमें भी कुछ बदलाव हो गए हैं। अन्य भी नए अनेक कानून आने वाले हैं जिसकी तैयारी अभी चल रही है। तो और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि ये तो हमने बात कानून की करी, पर सही मायने में महिलाओं की ज़िंदगी बदलने के लिए, उनका सामाजिक सम्मान बढ़ाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है वो अतुलनीय ऐसा काम है। मैं विशेष रूप से आज उल्लेख करना चाहती हूँ कि सालों साल गुजर गए स्वतंत्रता के बाद, पर गाँवों में, घरों में शौचालय नहीं बने, स्कूल में शौचालय नहीं बने। आज 100% शौचालय बन चुके हैं। आप देखिए कि हमारी माँ हमें बहुत प्रिय होती है, पर उस माँ के स्वास्थ्य के लिए हमने कितना सोचा। माँ अपने घर पे बस वो चूल्हे के ऊपर खाना बनाती थी, फू फू करके उसके फेफड़े खराब हो जाते थे, आंखों से पानी बहता रहता था, पर उसके लिए हमने कुछ करना चाहिए, ये कभी सोचा नहीं गया। आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन सभी माँओं का, उन सब बेटियों का, बहनों का जीवन बदल गया। ऐसी अनेक योजनाएं हैं कि इन योजनाओं को लागू करने के साथ साथ आज देश की महिलाओं की ज़िंदगी बहुत सकारात्मक तरीके से बदल गई है। हमें इस बदलाव को भी देखने की ज़रूरत है। जिन योजनाओं का मैंने उल्लेख किया है, इसके अलावा भी हमारी ऐसी अनेक योजना है। आपने अभी चर्चा की है कि ट्रिपल तलाक जैसे मामले को भी, ट्रिपल तलाक के मामले में भी कभी आयोग के पास कुछ ऐसे केसेस आए
जहाँ पर आयोग को भी परेशानी हुई, क्योंकि मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट अभी भी उसको लेकर उतने सहज नहीं दिखाई पड़ते हैं। कई गाहे बगाहे कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी शिकायतें आ ही जाती हैं। बहुत शिकायतें या बहुत तकलीफ़ होती है हमें, ऐसी बात नहीं है, बट कंप्लेंट्स तो आती रहती है। और कंप्लेंट्स आने के बाद थोड़ा सा नया कानून था तो उसको समझ कर लेना भी बहुत ज़रूरी था। तो तुरंत अगर पुलिस को हम कहते हैं तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती है, एफआईआर भी दाखिल हो जाती है। तो अभी तो ये कानून बहुत रूटीन में आ गया है, उसके ऊपर कार्रवाई तो शुरू हो गई है। मुस्लिम बहनों के साथ वहाँ पर एक बहुत ही घटिया व्यवस्था थी हलाला की। क्या वैसी भी शिकायत यहाँ पर कोई आयोग के पास हाल के दिनों में आया हो? आती है। आयोग का अभी क्या हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए उनके अधिकार के बारे में हमने अभी एक कंसल्टेशन किया था। ट्रिपल तलाक को 1 अगस्त को ही वो लागू किया गया था, इसीलिए उस दिन हमने वो कॉन्फ्रेंस करी थी। तो अनेक कंप्लेंट्स, या मैं ये कहूँगी कि इन ऐसे हलाला जैसे विषयों के ऊपर अनेक जो सोचने वाले, जो विचारवंत लोग थे मुस्लिम समाज के, वो आए थे और इस विषय पे हमारी बड़ी चर्चा भी हो गई है। और महिलाओं के विकास के लिए ऐसी प्रथाएं कैसी बाधा डालती है, इसके बारे में बहुत बात भी हो गई है। पर ये जो विषय है, ये विषय बहुत ही समन्वय के साथ और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हमें देखने की ज़रूरत है। मुझे विश्वास है कि इन विषयों में भी जैसे जैसे मुस्लिम महिलाओं में जागृति आ जाएगी, उनके समाज में जागृति आ जाएगी, तो ये चीज़ें कम हो सकती है। उसके लिए भी समाज के जो प्रमुख लोग हैं, जो नेता लोग हैं और विशेषतः महिला है, उनके साथ बात करके, पुरुषों के साथ बात करके भी इसका एक अच्छा हल निकल सकता है कि मुस्लिम महिलाओं को भी उनका हक मिले, उनके ऊपर ऐसे खराब जो ये प्रथाएं है वो भी उनको तकलीफ़ न दे। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे कि इस देश की युवतियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं ताकि वो भविष्य में एक बेहतर नारी के रूप में बने? देखिए, हमारी देश का जो हमारा युवा है, उसमें युवती और युवक दोनों भी है। ये तो हमारा भविष्य है। हम जो अभी 100 साल हमारे देश की स्वतंत्रता के पूरे हो जाएंगे, तब सब कुछ, तब तक चलने के लिए यही युवा ही सब कुछ काम करने वाले हैं। मैं उन सभी बेटियों को इतना ही कहूँगी कि हमारे देश में आपकी रक्षा के लिए अनेक अनेक कानून बने हैं। इस कानून की आप जानकारी लीजिए, आप वेल अवेयर रहिए। हमारे देश में उनको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए अनेक अनेक योजनाएं हैं, आप उसका भी उपयोग ले लीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा समग्र अभियान है बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आज बेटियों के लिए हर जगह पे अवसर है। आप देखिए कि 26 जनवरी का हमारा जो परेड होता है, इस परेड का नेतृत्व करने वाली कौन होती है? तो हमारी बेटियां हैं। आज हम देखते हैं कि पुलिस दल में बेटियों को, महिलाओं को रिजर्व सीट से, हम ये भी देख रहे हैं कि अब आर्मी में, अन्य भी फोर्सेस में बेटियों के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई है। महिलाओं को परमानेंट कमीशन मिला है। मैं ये भी आपको कहूँगी कि चाहे इसरो की कोई सफल मुहिम हो या चांद्रयान की मुहिम हो, इसको सफल बनाने वाली इस देश की बेटियाँ हैं। फाइटर प्लेन चलाने वाली देश की बेटियाँ हैं। और विश्व में सबसे ज़्यादा महिला पायलट अगर कहीं है तो वो भारत में है। हमारे पास बहुत अवसर है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी कहूँगी कि हमारा जो देश है, अब रोज़ वो अधिक युवा बनता जा रहा है। हम जो जनसंख्या में नंबर 1 पे है ही, पर अब युवा शक्ति में भी हम नंबर 1 बनते जा रहे हैं। तो मुझे ये भी उनको कहना है कि आने वाले दिन आपके हैं, आपके लिए इतने अवसर हैं, उन सभी अवसरों का उपयोग करते हुए अपने बराबरी के अधिकार आप ज़रूर पाए। उसी के साथ साथ अपने देश के प्रति काम करने का कर्तव्य भी पूरा करें। आप में वो ताकत है, आप वो कर सकते हैं। तो ये आपने सुना महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया राहटकर जी को, जो बिल्कुल खुलकर कह रही हैं कि ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, उन ऑप्शंस का आप इस्तेमाल करें, देश के प्रगति में आप सहयोग करें। और अगर कोई परेशानी आती है तो महिला आयोग आपके सामने खड़ा है।
आप महिला आयोग के पास आएँ। जो रास्ते उन्होंने बताए हैं उन रास्तों को यूज़ करके आप महिला आयोग तक पहुंच सकते हैं और वहां से आपको मदद मिलेगी। नमस्कार।